किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कोई भी इंसान हर असंभव को संभव बना सकता है। कब? जब वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए और उस पर दृढ़ रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 29 मार्च 2022 और 29 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है और जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि 23 मार्च 2022 को आगामी ट्यूलिप फेस्टिवल है, जो कि ट्यूलिप महोत्सव है, उसके मद्देनज़र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप, आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया है। वहीं आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारों पर जबरवान पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? तो जबरवान पहाड़ी है। आपको ये पॉइंट नोट करना है दोस्तों कि जबरवान पहाड़ी है और वहीं पर ये गार्डन में ट्यूलिप रंग के कई सारे मतलब रंग बिरंगे हैं फूलों का, और उसे इंद्रधनुष लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ट्यूलिप गार्डन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको ट्यूलिप गार्डन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अगर जानकारी दे तो ट्यूलिप जो महोत्सव होता है कि ट्यूलिप महोत्सव एक वार्षिक उत्सव होता है जिसका उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा पर्यटन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बगीचे में फूलों की श्रृंखला का प्रदर्शन करना। साथ ही यह कश्मीर घाटी में बसंत के मौसम की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यह वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में ही आयोजित होता है। इस त्यौहार के कई संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, भोजन उत्सव शामिल रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो ट्यूलिप गार्डन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जबरवान पहाड़ी, कहाँ पर? जबरवान पहाड़ी है दोस्तों, वहीं पर, और की तलहटी में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित है। यह श्रीनगर के डल झील के पास, कौन सी झील के पास है? डल झील, जो कि दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। 2008 से इसे शुरू तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद ने खोला था। तब से यह देश के कई हिस्सों से लाखों आगंतुक को श्रीनगर में आकर्षित कर रहा है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात दोस्तों, वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 27 मार्च को मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट नोट करना है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस वर्ष की जो थीम है, तो इस वर्ष की थीम आपको ध्यान रखनी है। थीम क्या है दोस्तों? थीम इस वर्ष की है थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। तो इस वर्ष की ये थीम आपको ध्यान रखना है। इस दिवस को मनाने का जो आयोजक होता है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर में थिएटर अथवा नाटक कला के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व रंगमंच जो दिवस है दोस्तों, इसको जो शुरुआत की गई थी वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1961 में शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। वहीं प्रथा के अनुसार आपको बता दें कि इस दिन किसी थिएटर, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा रंगमंच की मौजूदा स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए संदेश दिया जाता है। साथ ही साथ वर्ष 1962 में पहला विश्व थिएटर दिवस संदेश जीन जो कोकट्यू द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। साथ ही आपको यही बता दें कि वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के सबसे प्रसिद्ध थिएटर कलाकार गिरीश कर्नाड ने दिया था। और नाटक अथवा थिएटर रंगमंच से जुड़ी एक विधा है जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, अब बात आई है इम्पोर्टेंट डेज की। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
आपको कि 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया। दोस्तों 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया 2 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों 1 मार्च को, तो 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया गया दोस्तों। 1 मार्च को मनाया गया है, क्या मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों, थीम है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाओ, सशक्त बनाने वाले कानूनों बनाओ। ये इस वर्ष की थीम थी शून्य भेदभाव दिवस की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते कुछ और इम्पोर्टेंट करंट मतलब आपको दिवस की जानकारी देते हैं। उनमें दोस्तों है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया। दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस साथ ही साथ विश्व नागरिक दिवस दोनों 1 मार्च को मनाए गए। और विश्व नागरिक दिवस जो सुरक्षा दिवस, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है कि नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार, इसकी थीम है। वहीं अगर हम बात करें चौथा दोस्तों जो अगला है, तो दुर्लभ रोग दिवस। दुर्लभ रोग दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 28 फरवरी की। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, अपने रंग साझा करना। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी 28 फरवरी को मनाई जाती है। और थीम क्या थी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आपको थीम भी ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों आपको थीम अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों अब आ गया हमारा जीके बूस्टर। और जीके बूस्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए हमने जीके करंट अफेयर्स तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एक नॉलेज बूस्टर के लिए आपके लिए हमने जीके बूस्टर को ऐड किया है। इसमें दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। अब आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, आज का टॉपिक है सतलज नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना। और इसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे। दोस्तों आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले सतलज नदी को नाज, तो सतलज नदी को नाज के नाम से आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। और हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिकी वर्ड जो है दोस्तों, परियोजना राज्य भाखड़ नांगल परियोजना। दोस्तों ये कहाँ है, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में स्थित है। वही इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो ये पंजाब में है, हरियाणा और में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें कोल डैम परियोजना दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सरहिंदी परियोजना ये कहाँ है, हरियाणा में। तो ये सभी परियोजनाओं को आपको ध्यान रखना है और उनकी स्थिति को अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बन गए हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार बने हैं और इनका नाम है विनोद जी खंडारे। ऑप्शन नंबर सी, तो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार विनोद जी खंडारे बन गए हैं। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बन गए हैं। और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए नीतिगत ढांचे और संसाधन प्रदान करता है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान समय में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। दोस्तों बात आई है इम्पोर्टेंट नियुक्ति संबंधित, राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। तो आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति बताते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने थे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है बी चंद्रशेखर। कौन बने दोस्तों, बी चंद्रशेखर जो हैं तो बने भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट। वहीं भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। क्या नाम है इनका, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। ठीक, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। वहीं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने, तो जी अशोक कुमार बने हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है, जी अशोक कुमार जी। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग कौन बने हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं थल सेना के उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ। वहीं रक्षा खुफिया एजेंसी दोस्तों के इसके नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इनके नए प्रमुख बने हैं जीवी रेड्डी। क्या नाम है इनका, जीवी रेड्डी। जीवी रेड्डी नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है दोस्तों कि सैफ जो अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब है ये भारत ने जीत लिया है। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। भारत ने चैंपियनशिप का जो खिताब है जीत लिया है। और भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने अंडर सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। आखिरी लीग जो मैच के बांग्लादेश 0-1 से हार के बावजूद बेहतर गोल औसत के कारण
भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया। वहीं इसका आयोजन दोस्तों हुआ था जमशेदपुर, जो कि कहाँ है, झारखंड में है। और ये संस्करण कौन सा था, तो ये तीसरा संस्करण था। आपको ये पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। आपको कुछ और इम्पोर्टेंट सैफ से संबंधित जानकारी देते थे दोस्तों। जैसे सैफ के बारे में बात आई है, सैफ से संबंधित प्रश्न SAFF। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, आपको ध्यान रखना है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका, जो कि कहाँ है, ये बांग्लादेश में है। इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है काजी सलाहुद्दीन है। और 7 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन है, भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान इसमें शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बिम्स्टेक तो सम्मेलन जो है, तो इसके जो सम्मेलन का आयोजन होगा तो कहाँ किया जाएगा, श्रीलंका में किया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण होगा, 5वां संस्करण होगा। और उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो ये इसका मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन हुआ था कोलंबो, जो कि कहाँ है, श्रीलंका है। और इसका संस्करण कौन सा था, तो 5वां संस्करण। ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों बात आई है बिम्स्टेक की। तो आइए बिम्स्टेक के बारे में कुछ आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, वहीं आपको बता दें जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 6 जून को हुई थी। कब हुई थी, 6 जून 1997 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो तेंजिन लेकफेल इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डाटा एंड एनालिटिक्स में कौन शामिल हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, रजनीश कुमार डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डाटा के एंड एनालिटिक्स में शामिल हो गए। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये जो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट है, लगभग 180 वर्षों से व्यापार निर्णय लेने वाले डाटा एनालिटिक्स एंड रेटिंग्स का एक ब्रांड है। इसका मुख्यालय है दोस्तों जैक्सनविले, और ये कहाँ है, फ्लोरिडा है, USA में। रजनीश कुमार दोस्तों आपको बता दें कि SBI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मंगलुरु है, कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। दोस्तों मंगलुरु कर्नाटक में है और कंबाला का आयोजन कर्नाटक में किया गया। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक में मंगलुरु का आयोजन किया गया, और यह कर्नाटक में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सांडों की दौड़ होती है, और इसका नाम क्या है, कंबाला। दोस्तों यह कार्यक्रम दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में स्थानीय तुलुवा जमींदारों के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 5वां संस्करण दोस्तों, जो कि 26 और 27 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर के 4 दिवसीय यात्रा पर किस देश रवाना हुए, किस देश में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी और सी, मालदीव और श्रीलंका के लिए रवाना हुए हैं। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों एस जयशंकर मालदीव पहुँचेंगे, जहाँ वह मालदीव के अड्डू शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और वहाँ के विदेश मंत्री क्या नाम है, अब्दुल्ला शाहिद, से वो मुलाकात करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 28 मार्च को 3 दिवसीय के लिए श्रीलंका दौरे पर भी
रहेंगे। तो दोस्तों उन्होंने किस देशों की यात्रा की है? तो मालदीव और श्रीलंका की। दोस्तों अब कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आपको ध्यान रखना है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। वहीं हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और दोस्तों आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने 10 कवर कर दिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।